सबसे पहले क्या था, दाइज्म था। ठीक है, दाइज्म का मतलब होता है ईश्वरवाद। ठीक है, ईश्वरवाद यानी कि जब हम भगवान को मानते हैं, जब हमारी भगवान में क्या है, आस्था होती है, उसे बोलते हैं दाइज्म। यानी कि पोस्टिविज्म से पहले क्या था, दाइज्म था। ठीक है, और दाइज्म को जो फॉलो करते थे उसे बोलते थे थियोलॉजी। ठीक है, यानी कि देखिए दाइज्म क्या है, ईश्वरवाद, और थियोलॉजी क्या है, सब कुछ ईश्वर पर, भगवान पर या गॉड पर डिपेंड कर देना। अब देखिए पहले लोग क्या समझते थे कि दुनिया में, यानी कि जो हमारे वर्ल्ड है उसमें जो भी कुछ होता है वो भगवान के ऊपर बेस्ड है। जैसे हवा चल रही है उसके पीछे भगवान है, धरती घूम रही है उसके पीछे भगवान है ना। पहले क्या कहा जाता था कि जो सूरज है, यानी कि जो सन है, वो पृथ्वी के यानी कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जबकि है अब उल्टा। है क्या है कि पृथ्वी यानी कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन पहले क्या बताते थे कि सन जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसा नहीं है ना। तो देखिए जो दुनिया में जो भी कुछ होता है, चाहे हवा चलती है, बिजली कड़कती है, चाहे जो भी कुछ होता है, तो पहले कहा जाता था इसके पीछे भगवान है, गॉड है। तो वो था दाइज्म। ठीक है, दाइज्म था, तो इसे बोलते थे थियोलॉजी। लेकिन देखिए बाद में जब वेस्टर्न कंट्रीज आई, यूएसए, यूके वगैरह, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज आई, उन्होंने बोला यहाँ पे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ भगवान के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये सब कुछ क्या है, पॉजिटिविज्म है। यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, वेस्टर्न कंट्री ने पॉजिटिविज्म को बताया। पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि जो भी चीज़ होती है उसे साइंटिफिक प्रूफ किया जा सकता है। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, यानी कि अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, तो इसके पीछे कारण है ना, इसके पीछे रीज़न है। हवा कैसे चलती है, रीज़न है। सब कुछ यहाँ पे क्या है, रिसर्च करके पता लगाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे देखिए लोग कहते थे कि सब कुछ भगवान करता है, गॉड करता है, लेकिन तो अंग्रेज़ कहते थे, उन्होंने जब पॉजिटिविज्म दिया, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म, वो कहते थे कि ये सब कुछ रिसर्च करके पता लगाया जा सकता है ना। तो वो था पॉजिटिविज्म। तो बाद में पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच आई। उन्होंने ये बोला कि देखिए ये पॉजिटिविज्म के बाद पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इसलिए आई, उन्होंने बोला कि सब कुछ रिसर्च से पता लगाया जा सकता है, लेकिन सब कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए हम रिसर्च करते हैं, उसमें कुछ कमियां आ गई, है ना, उसमें कुछ कमियां आ जाएं, तो उसे सुधार किया जा सकता है, उसमें उसे फिर से बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए जो रिसर्च करेगा वो इंसान करेगा, और इंसान गलतियों का पुतला है, वो हमेशा ही गलती कर सकता है, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहले क्या था, थियोलॉजी था, दाइज्म था, तो उसमें क्या था, सब कुछ भगवान के ऊपर बेस्ड था कि सब कुछ भगवान करता है। फिर पॉजिटिविज्म आया कि जो कुछ भी है वो रिसर्च किया जा सकता है, उसे पता लगाया जा सकता है कि वो चलती कैसे है चीज़, यानी कि वो भगवान पे बेस्ड नहीं मानते थे चीज़ को। पोस्टिविस्टिक जो अप्रोच है वो कहती है कि सब कुछ हम रिसर्च से पता नहीं लगा सकते, कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे है, जिनका साइंस के पास भी कुछ जवाब नहीं है। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको इंट्रोडक्शन को हम देखिए आज डिस्कस करेंगे अपने पूरे डिटेल में इस लेक्चर में, तो बने रहिए। सो देखिए पॉजिटिविज्म यहाँ पे क्या है, आपको देखिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, आपको जल्दी से समझ में आएगा। पॉजिटिविज्म देखिए, पॉजिटिविज्म इज ए फिलोसफिकल थ्योरी stating that certain positive knowledge is based on natural phenomena and their properties and relation। अब ये कहते हैं कि जो नेचुरल फिनोमिना है उसमें देखिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनका आपस में रिलेशन है, वो क्या है, वो बेस्ड है किस पे, पॉजिटिव पे। यानी कि देखिए जो भी हमें नॉलेज मिलती है वो हमेशा पॉजिटिव नॉलेज मिलती है। जो चीज़ वैसी है, जो चीज़ जैसी है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, उसके बारे में हमें क्या है, पॉजिटिव नॉलेज मिलती है। पॉजिटिव नॉलेज का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसी है हमें पूरा ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में। दस इन्फॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस इंटरप्रेटेड थ्रू रीजन एंड लॉजिक फॉर्म्स द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ ऑल सर्टेन नॉलेज। अब देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, यानी कि पॉजिटिविज्म से हमें क्या है, हमें नेचुरल फिनोमिना या प्रॉपर्टीज़ जो है, जो उनका आपस में रिलेशन है, वो सब कुछ हमें पता चलता है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, सेंसरी एक्सपीरियंस से, यानी कि जो हम सोचते हैं, समझते हैं उससे, और जो हमें लॉजिक मिलता है, जो हमें रीज़न मिलता है उसकी वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम जैसे
ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये साइंटिफिक प्रूफ है ना। तो इसके पीछे क्या है कि लॉजिक है, इसके पीछे क्या है, रीज़न है ना वो चीज़। सो पॉजिटिविज्म ये है कि जो भी चीज़ है उनका आपस में रिलेशन क्या है, नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं, हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, है ना, दिन और रात होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो भी चीज़ें हैं नेचुरल फिनोमिना है वो आपस में उनका रिलेशन क्या है, उनके पीछे लॉजिक है। तो पॉजिटिविज्म में हमें उनके बारे में पता चलता है। पॉजिटिविज्म ये कहता है कि जो भी चीज़ें होती है नेचुरल फिनोमिना में उसे रिसर्च करके पता लगाया जा सकता है। अब देखिए कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वो हर एक चीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना। तो ये साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वो हर एक चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमें हर एक चीज़ की नॉलेज चाहिए तो हम रिसर्च करके पता लगा सकते हैं। हम अंधविश्वास में नहीं रह सकते, हम ये नहीं कह सकते गॉड सब कुछ कर रहे हैं, हम रिसर्च करके हर चीज़ का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च, द रिजल्ट शुड नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, पॉजिटिविस्टिक बिलीव्स इन एम्पिरिज्म। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एम्पिरिज्म का मतलब होता है कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है रिसर्चर का। अब देखिए ये सब कुछ किस पे बेस्ड है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर बेस्ड है ना। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जैसे देख लिया कि इन चीज़ों का आपस में कैसे संबंध है, फिर दूसरी चीज़ का, फिर तीसरी चीज़ का, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं नेचुरल फिनोमिना में जो हमारे आसपास है उनका उनके बारे में जानना, क्वांटिटी में जानना है। सो देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी रिज़ल्ट आते हैं वो हमेशा रिसर्चर के जजमेंट पे बेस्ड नहीं होती। यानी कि देखिए रिसर्चर यहाँ पे मान ले कि अपनी तरफ से कुछ कह दे कि हाँ मेरा बिलीफ ये है, मेरा जजमेंट ये कहता है तो ये सही, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक चीज़ साइंटिफिक प्रूफ नहीं होगी उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे क्या है, रिसर्चर के जो अपने जो व्यूज़ हैं, जो अपनी जजमेंट है वो यहाँ पे नहीं मानी जाती, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए यहाँ पे, है ना। अब देखिए साइंटिफिक प्रूफ क्या है कि ऑक्सीजन अंदर लेता है इंसान, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन रिसर्चर कहीं नहीं, मेरे को जजमेंट देते, मेरे को ये लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ करना पड़ेगा पहले, तभी जाके वो वैलिड माना जाएगा। सो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, पॉजिटिविज्म implies a philosophical system recognize only that which can be scientifically verified or which is capable of logical or mathematical proof and therefore rejecting metaphysics and theism। आपको देखिए मैंने बताया ना theism का, metaphysics का, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यहाँ पे कहती है कि जो पॉजिटिविज्म है वो क्या है, वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें जो साइंटिफिकली वेरीफाइड हो जाए, जिसके पीछे कोई लॉजिक हो या जो मैथमेटिकल तौर पे प्रूफ हो जाए, उसे ही सही माना जाता है, उसे ही करेक्ट माना जाता है। ये दाइज्म यानी कि जो ईश्वरवाद है, जो सब कुछ कहते हैं ना हम, ईश्वर करता है, भगवान करता है, सब कुछ गॉड करते हैं, ये उसे नकार देते हैं। मेटाफिजिक्स क्या है, देखिए मेटाफिजिक्स एक ब्रांच है फिलॉसफी की, ठीक है। मेटाफिजिक्स जो ब्रांच है फिलॉसफी की, तो ये इसे भी रिजेक्ट करता है। जैसे कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, दिन रात कैसे हैं, ये क्या है, वो क्या है ना, ये सारी चीज़ें इसमें रिजेक्ट की जाती है। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूफ हो जाए, वेरीफाइड हो जाए, जिसके पीछे में लॉजिक हो, उसे ही माना जाएगा वैलिड, और जो दाइज्म है, जो ईश्वरवाद है, उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखिए वो सुनी सुनाई बातें हैं, इसलिए पॉजिटिविज्म उसे नहीं मानती। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव approach to research, the conclusion should be based on verifiable fact and not purely on institution। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि जो वेरीफेबल फैक्ट है, यानी कि वो फैक्ट जिसे वेरीफाई किया जा सकता है, उसे ही इसमें फाइनल डिसीजन, फाइनल जो इसमें कंक्लूजन माना जाता है। यानी कि देखिए जो फैक्ट है उसे वेरीफाई किया जाए। यानी कि जब हम साइंस में देखते हैं ना ये चीज़ें, जैसे देखिए होता क्या है कि साइंस ये कहता है, देखिए हर एक इंसान का जो खून है, जो ब्लड है, वो एक जैसा है, लेकिन साइंस क्या कहती है, हर एक का ब्लड ग्रुप ऐसा है, अलग अलग है, हर एक को किसी का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते, है ना। तो ये किसने बताया, ये साइंस ने बताया, क्योंकि देखिए हर एक जो इंसान है, खून तो सेम है, लेकिन हर एक का खून हर एक के काम नहीं आ सकता, जबकि ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा। तो ये किसने कहा, साइंस ने कहा। तो ये देखिए जो फैक्ट है
वो वेरीफाई हो चुके हैं, इसलिए इसे कहा जाता है। द फॉलोअर्स ऑफ पॉजिटिविज्म बिलीव इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एज वेरीफाइड बाय डाटा। रिसर्च इज कंडक्टेड इन कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर मैंने। अब देखिए जहाँ पे जो रिसर्च करके चीज़ पता लगाई जाती है, पॉजिटिविज्म का सिंपल सा मतलब है कि जो चीज़ रिसर्च करके पता लगाई जाए। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ पता लगाई जाती है वो कंट्रोल मैनर में होती है, स्ट्रक्चर मैनर में होती है। देखिए कंट्रोल का मतलब होता है कि हमें जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है। स्ट्रक्चर मैनर होता है कि हम स्ट्रक्चर वाइज करें, यानी कि पहले एक चीज़ को ढूंढें, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, वो चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करके, यानी कि मिक्स ना हो जाए सब कुछ, है ना वो चीज़। सो इसमें सब कुछ रियलिटी के ऊपर बेस होता है। पॉजिटिविज्म आल्सो होल्ड द सोसाइटी लाइक फिजिकल वर्ल्ड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू जनरल लॉज। ठीक है, अब देखिए जो पॉजिटिविज्म ये कहते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, वो जनरल लॉज के अकॉर्डिंग चलता है ना, जो आम नियम है उसके अकॉर्डिंग चलता है। इंट्रोस्पेक्टिव एंड इंट्यूटिव नॉलेज इज रिजेक्टेड as are metaphysics and theology because metaphysical and theological claims cannot be verified by science experience। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, वो ऑपरेट होता है जनरल लॉ से। लेकिन यहाँ पे देखिए जो थियोलॉजी हो, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, उसे सिरे से नकार देते हैं, यहाँ पे उसे नहीं करते, क्योंकि देखिए जो थियोलॉजी है, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, वो कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाता, कुछ भी क्लेम नहीं कर पाता। जबकि क्या करते हैं रिसर्चर, क्या है कि रिसर्च के द्वारा हर चीज़ को प्रूफ कर देते हैं। जबकि थियोलॉजी में क्या है कि कुछ भी वेरीफाई नहीं किया जाता, ये अपनी मन की धारणा होती है, हम जिसे कहते हैं ना मन घड़ंक कहानियाँ होती हैं वैसे। तो जो चीज़ प्रूफ ना हो वो थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स के अंदर आती है, जिसे साइंस नहीं मानती। जो चीज़ें प्रूफ होती है रिसर्च के द्वारा, उसे पॉजिटिविज्म में रखा जाता है। तो देखिए positivism is a part of a more general ancient quarrel between philosophy and poetry, notably laid out by Plato and later reformulated as a quarrel between the science and the humanities। अब देखिए जो पॉजिटिविज्म है, ये देखिए ये पार्ट है, ठीक है। एंशंट में अगर हम जाके देखते हैं तो देखिए बहुत सारी फिलॉसफी है, बहुत सारी जो पोइट्री है, वो प्लेटो ने हमें बताई है। लेकिन बाद में क्या हुआ देखिए कि जो साइंस ने तरक्की कर ली, है ना। अब आपको मैं देखिए यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए जो साइंस ने तरक्की की है, जैसे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का, है ना, न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है, तो देखिए उसने ये डिस्कवर किया है। लेकिन इससे पहले देखिए प्लेटो ने भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, है ना। उसने एक बॉल का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं, बॉल का एग्जाम्पल दिया था, जब हम चीज़ को पुश करते हैं, है ना, तो कैसे आगे जाती है। तो हुआ क्या, जो प्लेटो ने कहा था वो अपने टाइम पे सब कुछ सही कहा, लेकिन जब साइंस ने तरक्की कर ली, है ना, उसके बाद में काफ़ी थ्योरीज नई निकल के आई जो प्लेटो से बिल्कुल थोड़ी सी अलग थी, है ना। यानी कि जब प्लेटो ने जो कुछ कहा वो ठीक था, लेकिन जब बाद में देखिए साइंस ने तरक्की कर ली, तो वही जो उसकी थ्योरी है उसे ही थोड़ा सा और प्रूफ किया गया, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। द पॉजिटिविस्ट हैव ए सिंपल सोल्यूशन, द वर्ड मस्ट बी डिवाइडेड इनटू दैट which we can say clearly and the rest which had better pass over in silence। अब देखिए जो पॉजिटिविस्ट है वो सिंपल सा सोल्यूशन यहाँ पे देते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो डिवाइड है, ठीक है, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमें देखिए हर एक चीज़ को जाननी है, हम उसे हर एक चीज़ में क्या है डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उसे क्लियरली पता लगा सकते हैं, है ना वो चीज़। बट कैन एनी conceive of a more pointless philosophy, seeing that what we can say clearly amount to next to nothing? If we omitted all that is unclear, we would probably be left with completely uninteresting। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि हम हर एक चीज़ को क्या है कि वो कंसीव कर लेते हैं, हर एक चीज़ को हम बता देते हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं देखिए, जिसको हम बता नहीं सकते, हम क्या करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें अनक्लियर होता है, जिस चीज़ के बारे में हमें पूरी तरह से चीज़ को नहीं पता चलता, हम उसे छोड़ देते हैं, है ना, ताकि बाद में उसे पता लगाया जाए। अगर हम देखें उसे ऐसे ही हम छोड़ देंगे, पता ना लगाएं, तो वो चीज़ अनइंटरेस्टिंग बन जाएगी। अब देखिए साइंस क्या है, जैसे एक चीज़ को पता लगाते हैं,
है ना। तो अगर मान लीजिए कि उस चीज़ का वो पता ना लगा पाए, अगर वो उसे वैसे ही छोड़ दे, है ना, तो उसमें उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए होता क्या है, चाहे साल बीत जाए, जितने मर्जी साल बीत जाए, उस चीज़ के बारे में क्या है कि रिसर्च स्टार्ट होती ही रहती है कि ताकि उसका पता लगाया जाए। तो कुछ चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, कुछ चीज़ें पता नहीं चल पाती, जिन जो नहीं पता चल पाती तो उनके बारे में पता लगाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। अब देखिए पोस्ट पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच है वो पॉजिटिविज्म के बाद आई, ठीक है, पॉजिटिविज्म के बाद आती है ये चीज़। तो इसमें क्या था, देखिए पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में जैसे मैं आपको बताया कि थियोलॉजी में बताया कि गॉड सब कुछ करते हैं, पॉजिटिविज्म में बताया कि वो कहते हैं हर एक चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कहती है कि हर एक चीज़ को हम देखिए साइंटिफिकली प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए जो हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, वो इन्फिनेटेबल है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वो वाला, जिसे हम अनंत कह देते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसका हम कुछ पता नहीं लगा सकते। हर एक चीज़ को हम देखिए साइंस से पता तो लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पता नहीं लगा सकते। सो देखिए इन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच और मैथोलॉजिकल प्लूरिज्म द रिसर्चर चूज द मैथोलॉजी एज सुटेबल टू द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। अब ये कहते हैं देखिए जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है वो चूज़ करते हैं रिसर्च के लिए कि कौन सी चीज़ें, कौन सा मेथड जो सुटेबल रहेगा। However, since the middle part of 20th century, things have changed in overview of science। अब देखिए जो 20वीं शताब्दी आई, 20th सेंचुरी आई, देखिए बहुत सारे ऐसे व्यूज़ आए जिन्होंने क्या किया, जो जो देखिए लोगों को व्यू थे, है ना, जो मिडल 20th सेंचुरी है उसमें क्या था कि जो साइंस का जो नज़रिया था उसे, उसमें काफ़ी चेंज आया, है ना, लोगों ने उसे काफ़ी चेंज किया। Probably the most important has been our shift away from positivism into what is called post positivism। अब देखिए चेंज क्या आया, पहले देखिए पोस्टिविज्म में कहते थे हर एक चीज़ का साइंस से पता लगाया जा सकता है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से लोगों की थोड़ी सी जो सोच चेंज हुई। इसमें ही कहा गया कि हर एक चीज़ को हम देखिए रिसर्च तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो हम रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है, जो हम रिसर्च नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हमने पोस्टिविज्म में हर एक चीज़ को रिसर्च कर लिया, लेकिन जो उसका रिजल्ट आया, आप कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि वो ही सही है। तो देखिए अगर उसमें कोई कमी पाई जाए तो उसे फिर से सही किया जा सकता है। तो उसमें क्या है कि साइंटिफिक प्रूफ अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसमें ये श्योरिटी नहीं रहती कि इसमें कुछ कमियां हैं, है ना। अगर उसमें कमियां पाई जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है। तो सिंपल सी पोस्ट पॉजिटिविटी की अप्रोच कहती है कि जो भी हम चीज़ को प्रूव करते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाए तो हम उसे सही से फिर से ठीक कर सकते हैं, फिर से बेटर कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम पता नहीं लगा सकते। हम ये तो कहते हैं हवाएं कैसे चलती, ये सब कुछ कैसे चल सकता है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता लगाया जाता कि इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ में जाती है, इंसान कैसे पैदा होता है ना। गॉड का पता नहीं लगा सके अभी तक। ये सारी ही चीज़ें क्या है, ये अभी भी क्या है, पता नहीं लगा सकी। जो ये सारी चीज़ें हैं वो साइंस से क्या है, वो अभी भी परे है। तो देखिए पोस्ट पोस्टिविज्म recognize the way scientists think and work, and the way we think over everyday life are not distinctly different। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या है कि जो साइंटिस्ट जो सोचते हैं, जो अपना काम करते हैं, ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होता है, ठीक है, उसी के ऊपर वो बेस्ड होते हैं। अब देखिए जो साइंस में क्या होता है, देखिए साइंटिस्ट हमेशा क्या चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे आसपास जो डेली लाइफ का हिस्सा है ना, उससे कुछ अलग वो नहीं करती। जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है वो उसे प्रूफ नहीं करती कभी भी। वो वही चीज़ को साइंस जो है वो जिसके ऊपर वर्क करते हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए जैसे कोविड-19 फैला था, है ना, कोरोना वायरस आ गया था। अब देखिए ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। अब साइंटिस्ट का यहाँ पे काम क्या हो गया कि कोविड की जो है वो मेडिसिन खोजना, मेडिसिन बनाई गई उसकी, ठीक है, वैक्सीन बनाई गई, काफ़ी देर लगी, तो उसने खोजा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोविड-19 यहाँ पे चल पड़ा, कोरोना वायरस चल पड़ा।
वो दवाई उसकी बनाए ना वो किसी और ही काम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि जो हमारी डेली लाइफ में होता है तो साइंटिस्ट उसी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं। अब देखिए, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड क्रिटिकल रियलिस्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है क्रिटिकल रियलिस्ट का, यहाँ पे ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ को रिसर्च कर लिया, अब उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए रियलिस्टिक क्या होता है, पॉजिटिविज्म हमेशा ही चीज़ को प्रूव करते हैं, जो चीज़ रियल होती है उसको ही सही मानते हैं। तो ये कहते हैं कि जो चीज़ आपने कर ली तो उसका क्रिटिसाइज किया जाएगा कि क्या वो सही है कि नहीं, है ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं कि जो चीज़ को बनाते हैं। अब देखिए जो पॉजिटिविज्म में देखा तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में उसे चेक किया जाता है क्या उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, अगर कमियां है तो उसे ठीक किया जाता है। द पैराडाइम ऑफ रिसर्च डिपेंड्स अपॉन द ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मैथोलॉजी यूज इन रिसर्च। अब देखिए ये ऑन्टोलॉजी है, ठीक है, ये जो रिसर्च है जो ऑन्टोलॉजी के ऊपर है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है कि जो नॉलेज, जैसे हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च, यानी कि देखिए ये कहते हैं जो रिसर्च का मेथड है, जहाँ से हम नॉलेज लेते हैं, ये कैसे हम सारी चीज़ों को लेते हैं, ये इन पे क्या चीज़ डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी कि रिसर्च किसके ऊपर बेस्ड क्या है कि रिसर्च कैसे करनी है, कैसे नॉलेज लेनी है, रिसर्च उसके ऊपर बेस्ड है। द फॉलोअर ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म बिलीव इन सब्जेक्टिविटी ऑफ रियलिटी। पोस्ट पॉजिटिविज्म हैज़ इमर्ज फ्रॉम रिजेक्शन ऑफ द सेंट्रल टेनेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। अब देखिए ये कहते हैं ये सब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, ये बिलीव करते हैं सब्जेक्टिविटी के ऊपर, है ना। जो रियलिटी में चीज़ है जैसी है ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये उसके ऊपर बिलीव करते हैं। अब देखिए सेंट्रल टेनेट क्या है पॉजिटिविज्म में, क्या है कि जो चीज़ें बताई गई हैं कि क्या वो ऐसे ही सही है ना, क्या वो ऐसे ही सही है, बिना चेक किए उसे नहीं कहा जा सकता। तो इसमें क्या है कि जो पोस्टिविज्म में हमें बताया गया है, अगर उसे हम बिना चेक करिए ही सब कुछ बता दे तो ये उसे रिजेक्ट कर देता है। ये कहते हैं कि अगर आपने चीज़ खोज ली है उसे वेरीफाई करना ज़रूरी है, तभी उसे माना जाएगा। साइंटिफिक रीजनिंग एंड कॉमन सेंस रीजनिंग आर एसेंशली द सेम प्रोसेस। अब देखिए ये कहते हैं जो साइंटिफिक रीजनिंग है, जो कॉमन सेंस है, ठीक है, वो सेम प्रोसेस है। यानी कि जब हम चीज़ों को कॉमन सेंस से सोचते हैं, जब हम चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, तो दोनों ही चीज़ें इसमें आती हैं, उसका दोनों का क्या है, सेम प्रोसेस है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन काइंड बिटवीन टू, ओनली ए डिफरेंस इन डिग्री। ये कहते हैं कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, किसका फ़र्क है, सिर्फ एक डिग्री का फ़र्क है। इट कंसिडर दैट साइंटिफिक रीजनिंग एंड कॉमन सेंस आर सेम प्रोसेस इन डिफरेंट ओनली डिग्री। ये तो देखिए हो ही गया। पोस्टिविज्म रिकग्नाइज दैट ऑल ऑब्जर्वेशन इज फेलेबल एंड हैज़ एरर एंड दैट ऑल थ्योरी इज रिवाइजेबल। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं कि मान लीजिए कि एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद देखिए मान लीजिए ये कहते हैं कि एक चीज़ को हमने खोज लिया, अब फिर उसे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद पता चला उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें क्या है कि जितनी भी थ्योरी है सभी को रिवाइज किया जाता है ना, सभी को रिवाइज किया जाता है कि क्या उसमें कुछ कमियां तो नहीं है। मान लीजिए कि आप बुक पढ़ते हैं, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपको पता चला जो आपने पढ़ा उसके आंसर सारे गलत हैं, फिर क्या करते हैं, फिर से शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वो चीज़। तो किस में चेक किया जाता है, ये पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में, यानी कि जो चीज़ें साइंटिफिक प्रूफ हो चुकी है उसको फिर से वेरीफाई करना, उसे फिर से प्रूफ करना कि उसमें कुछ एरर तो नहीं है, कमियां तो नहीं है। वेयर द पॉजिटिविस्टिक बिलीव दैट द गोल ऑफ साइंस वाज अनकवर द ट्रूथ। अब देखिए जो पोस्टिविस्टिक अब जो बिलीव करते हैं कि साइंस के द्वारा, साइंस का गोल क्या है, जो चीज़ का पता ना हो, यानी कि जो ट्रुथ है, जो छिपा हुआ है, वो सच जो छिपा है, जो अनकवर है, साइंस का गोल है उसका पता लगाना। लेकिन यहाँ पे द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक बिलीव दैट द गोल ऑफ साइंस इज टू होल्ड स्टेडली टू द गोल ऑफ गेटिंग इन राइट अबाउट रियलिटी इवन थ्रो वी कैन नेवर अचीव दैट गोल। देखिए पोस्ट पॉजिटिव जो पॉजिटिविस्ट कहते हैं
कि जो चीज़ जो ट्रुथ अनकवर है उसका पता लगाना ये गोल है साइंस का। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि साइंस का ये गोल है जो भी पता लगाया जाता है वो बेस्ड हो रियलिटी के ऊपर, वो चीज़ सही होनी चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं सही हो गई तो हम अपने गोल को कभी भी नहीं पा सकते। यानी कि जहाँ पे देखिए ये कहते हैं कि रिसर्च करना ज़रूरी है, पॉजिटिविज्म कहते हैं रिसर्च करना ज़रूरी है, हम रिसर्च से हर एक चीज़ का पता लगा सकते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते हैं आप चीज़ का पता तो लगा लोगे, लेकिन अगर वो सही ना हो तो आपके रिसर्च का फ़ायदा क्या। लेकिन जब तक वो प्रूफ ना हो कि जो आपने चीज़ रिसर्च की है वो सही है, तब तक जो हम रिसर्च में से सैंपल निकालते हैं वो प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। यानी कि अगर हमें जानना है कि जो हमने रिसर्च करी है वो सही है कि गलत है, कितनी सही है कितनी गलत है, उसको जानना हो तो हम किससे वो करेंगे, वो करेंगे सैम्पलिंग से। यानी कि रिसर्च को जांचने के लिए जब हम सैंपल को निकालते हैं, जब सैंपल निकाला जाता है तो उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए तो मीनिंग होगा क्लियर। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पॉपुलेशन इज़ नॉन एज सैम्पलिंग। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आप पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि आम पॉपुलेशन, वो नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब है कि जहाँ आपके पास जो टोटल डाटा है रिसर्च वाला, जो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जो आपका पूरा डाटा है, उसे बोला जाता है पॉपुलेशन। अब उसमें से आप कोई सैंपल सेलेक्ट करोगे, सैंपल निकालोगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म ए लार्ज ग्रुप। देखिए, जो सैम्पलिंग है उसमें क्या है, उसमें स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म ए लार्ज ग्रुप, मतलब कि छोटे छोटे जो इंडिविजुअल मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। इनकी सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं? ठीक है, सैम्पलिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, छोटे छोटे इंडिविजुअल होते हैं। जैसे मान के चलिए कि जैसे हमें पता करना हो कि हमारे भारत में, इंडिया में कि कितने पुरुष हैं या कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, है ना। तो ये सब हमें सैंपल निकालना होता है। तो जैसे हमें ये जांचना हो कि कितनी कितनी संख्या है इनकी, तो हम उनको क्या करेंगे, उनमें से एक सैंपल निकालेंगे। ठीक है, हमें ये जांचना हो कितने आदमी, कितने औरतें, बूढ़े, बच्चे, है ना। तो वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल है, यानी कि बूढ़े, आदमी, औरतें, बच्चे इंडिविजुअल है। वो मिलके क्या बनाएंगे, एक बड़ा ग्रुप बना देंगे, जैसे हम भारत कहेंगे, भारत की जनसंख्या कहेंगे, है ना, इंडिया की पॉपुलेशन कहेंगे। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं, देखिए पॉपुलेशन और यूनिवर्स। देखिए, पॉपुलेशन और यूनिवर्स है क्या, ये कोई, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट अंडर कंसिडरेशन। देखिए, इसमें क्या है कि ये कोई आम पॉपुलेशन नहीं है कि जनसंख्या बता दी, वो नहीं है। आपका जो रिसर्च का डाटा है वो होता है पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, पॉपुलेशन या यूनिवर्स उसे कहते हैं कि जो आपका टोटल डाटा है रिसर्च वाला, ठीक है, जिसमें सारे के सारे यूनिट है जो कवर होते हैं। अब नेक्स्ट है सैंपल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि सैंपल क्या है, जो आपकी रिसर्च का ही पार्ट है। यानी कि आपकी जो रिसर्च है वो सही है, गलत है, क्या है, अगर आपको टेस्ट करना हो तो आपको सैंपल निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, यानी कि जब आपके शरीर में कोई कमी हो, बॉडी में कोई आप फीवर हो जाए, कुछ हो जाए, तो जब आप डॉक्टर के पास टेस्ट कराने गए, उसने आपको कहा कि आप ब्लड का टेस्ट करवाइए। ठीक है, तो जब आप लेबॉर्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। यानी कि जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो क्या है, उसमें जो पूरा खून है वो क्या है, वो पॉपुलेशन है। यानी कि वो टोटल खून जो है आपके अंदर, जो टोटल ब्लड है आपके अंदर, वो है पॉपुलेशन। अब जो आपसे वो, ठीक है, आपकी बॉडी में से जो वो ब्लड का सैंपल ले रहा है टेस्ट करने के लिए कि आपको कहाँ पे कमी है, ये फीवर क्यों है, तो उसे बोलते हैं सैंपल। यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन क्या है, जो आपके ब्लड शरीर में, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड है, वो है टोटल पॉपुलेशन ब्लड की। अब उसमें से जो सैंपल ले रहा है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ब्लड का छोटा सैंपल लेगा, वो होता है सैंपल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि थोड़ा सा ब्लड लेना टेस्ट करने के लिए, वो है सैंपल। बाकी पॉपुलेशन किसे कहते हैं, पूरे ब्लड के, ब्लड जो शरीर के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो है नहीं कि आपका पूरा का पूरा जो है वो ब्लड निकालेंगे टेस्ट करने के लिए, है ना, ऐसे तो है नहीं। वो आपका थोड़ा सा ब्लड का सैंपल लेंगे ताकि टेस्ट किया जा सके। सेम ऐसे ही रिसर्च में होता है कि जो आपने डाटा इकट्ठा कर लिया किस चीज़ के ऊपर, आपको टेस्ट करना है, तो आपको पूरा डाटा जांचना नहीं होता, सिर्फ आपको सैंपल टेस्ट करना होता है वो।
नेक्स्ट है पॉपुलेशन साइज़। देखिए इट इज़ नंबर ऑफ यूनिट बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन। देखिए इसमें क्या है, जो पॉपुलेशन साइज़ है यानी कि जो आपका डाटा कितना बड़ा है वो कहाँ पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट है, कितने यूनिट हैं आपकी पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि आपने जो आपका डाटा है वो कितना इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन साइज़ क्या है, आपका डाटा कितना ज़्यादा बड़ा है वो किससे पता चलेगा, वो इससे ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में क्या है, देखिए एवरी सैम्पलिंग एरर यानी कि आपका जो सैम्पलिंग एरर है, इनकी जब आप टेस्ट करो किसी चीज़ को उसमें एरर निकल जाता है। जैसे आपने सैम्पलिंग एरर की बात करें तो आपने कोई अपने पॉपुलेशन में से किसी सैंपल को निकाला, अगर उसमें कोई गलती आ गई तो वो क्या होगा, वो सैम्पलिंग एरर के अंदर आएगा। यानी कि जब आपने ब्लड टेस्ट करवाया, अपना सैंपल निकाला, उसमें कोई गलती हो गई है ना, तो वो सैम्पलिंग एरर आ गया। यानी कि अगर आपकी रिसर्च में कोई कमी है तो वो सैंपल से पता चल जाएगी, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि हाँ मुझे इस पर ये फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी है, अगर आपके उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो वो आपके वो ब्लड सैंपल में आ जाएगी, तो जिससे आपकी बीमारी का पता चल पाएगा। ठीक है, तो यही बात वही है, रिसर्च के अंदर अगर कुछ एरर का पता लगाना हो तो सैंपल को टेस्ट करो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है पैरामीटर। पैरामीटर में क्या देखिए, स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल द यूनिट्स। पैरामीटर क्या है, देखिए सबसे पहली बात है कि पैरामीटर। अब देखिए मैं आपको सिंपल सी भाषा में एक बात बताऊंगा। देखिए पैरामीटर क्या है, यानी कि जो चीज़ पॉपुलेशन से निकलती है उसे कहते हैं पैरामीटर। यानी कि जो आपका जो टोटल पॉपुलेशन, जो आपका रिसर्च का टोटल डाटा है, ठीक है, वो है पॉपुलेशन। अब उसमें से जो चीज़ निकलेगी यानी कि जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, किस पे डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, जो सैंपल है वो हमारा उससे क्या निकलता है, यानी कि सैंपल से क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा स्टैटिस्टिकल, तो जो हमारा वो पॉपुलेशन है उससे क्या निकलेगा, पैरामीटर। ठीक है, यानी कि पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन से। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो टोटल जो आपका डाटा है, जो आपका टोटल पॉपुलेशन है, जो आपके 10 जो सारे के सारे जो यूनिट हैं पॉपुलेशन के, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, वो पैरामीटर पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। अब देखिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग, तो सैंपल का तरीका क्या है, रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की या और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। फ्रेंड्स रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं किसे, द यूनिट आर सेलेक्टेड रैंडमली एंड in independently of each other, example when each unit of population has equal chance of selection। देखिए रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि जैसे आपने कोई रिसर्च कर ली है, अब आपका जितना भी डाटा है आप उसमें से कोई भी एक चीज़ रैंडम तरीके से उठा लो, कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से उठा लो बिना सोचे समझे। जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपका वो जो पूरा रिसर्च का वर्क है उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो आपने डाटा अपना इकट्ठा कर लिया है, अब आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ उठा लोगे तो आपका वह पूरा का पूरा रिसर्च वर्क है जो वो बता देगा कि कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। ठीक है, यानी कि आपको ये कुछ नहीं, इसमें से आपको सैंपल जो है आपको ये नहीं करना होता कि हाँ इस सैंपल को आप, जैसे मान के चले कि आपने कोई रिसर्च की है, अब आप ये आपको करना नहीं पड़ेगा कि हाँ आप ये चीज़ को टेस्ट करोगे तभी आपकी रिसर्च जो है वो पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज नेगेटिव आएगी, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो रिसर्च हो चुकी है, आप कोई भी यूनिट कोई भी चीज़ उठा लो, अगर उसमें से आप उसमें से कोई भी अपना रिसर्च वर्क है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग का ये मतलब है कि अगर आपको अपना जो रिसर्च वर्क है उसको अगर आपको जांचना है, परखना है, तो आप कहीं से भी कोई यूनिट में से कुछ भी चीज़ उठा के उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी चीज़ को टेस्ट कर लेना। ठीक है, तो सिंपल पहले इसमें एग्जांपल देते हैं। क्या देखिए ये कितने प्रकार का है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इफ़ द यूनिट्स आर ड्रॉन वन बाय वन एंड ईच यूनिट आफ्टर सिलेक्शन इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर ईच यूनिट इज बीइंग ड्रॉन। देखिए इसमें क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि अगर कोई यूनिट है, ठीक है, उसमें हर एक यूनिट में से वन बाय वन करके हम जो चीज़ निकालते जाएं और बाद में टेस्ट करने के बाद वही चीज़ वापस डालते जाएं। यानी कि अगर हम कोई चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, किसी यूनिट में से हमने कोई चीज़ निकाल दी है, फिर टेस्ट करने के बाद उसको हम उसी पॉपुलेशन में से जहाँ से वो चीज़ निकाली है, जिस यूनिट में से निकाली उसमें वापस डाल दें, वो होते हैं सिंपल रैंडम
सैम्पलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए आपको पता करना है कि हमारे भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं। ठीक है, आपको उसमें से टेस्ट करना है, तो आप उसको एक बार निकाल के देखोगे, पहले पढ़े लिखे में से फिर अनपढ़ में से। ठीक है, आपको उसमें से जब टेस्ट हो जाएगा, आपने रैंडम सैम्पलिंग निकाली है ना, आपको ये तो है नहीं है, आप पूरे भारत का निकाल रहे हो कि आपको कौन से पढ़े लिखे कौन से अनपढ़ जांचने हैं, कितने % है। आप उसमें से कोई स्टेट थोड़ी देखोगे कि कौन सी स्टेट के ज़्यादा कौन से कम है, आप सिर्फ एक सैंपल उठाओगे उसमें से, उससे आपको पता चल जाएगा कि भारत में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कि आपने कहीं से भी कोई भी चीज़ ऐसे ही उठा ली सिंपल तरीके से। विद रैंडम सैम्पलिंग द यूनिट आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन वन बाय वन एंड नेवर रिटर्न द पॉपुलेशन। अब देखिए विद रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि आप कोई चीज़ जैसे टेस्ट करने के लिए सैम्पलिंग आपने कर ली है, उठा ली है, पर आप उसको वापस अपने पॉपुलेशन में, वापस अपने डाटा में नहीं डाल रहे। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम चीज़ टेस्ट करने के बाद उसको जिस यूनिट में से निकाला उसमें डाल रहे थे, अब इसमें वो नहीं डाल रहे। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग देखिए, व्हेन पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इन टू वेरियस स्ट्रेटा और सब पॉपुलेशन बिफोर द सैम्पल इज ड्रॉन, इट आर सो डिज़ाइन दैट दे डू नॉट ओवरलैप। देखिए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, सबसे पहले ये आते हैं कि स्ट्रैटिफाइड में यहाँ पे लिखना है वेरियस स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब क्या है, ग्रुप। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है कि आपको जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपको किस चीज़ को सैंपल लेना है, तो आपको उसको ग्रुप में डिवाइड करना होगा। यानी कि अगर आपको अपनी पॉपुलेशन को, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, जांचना है, तो आपको उसमें से जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करनी होगी, यानी कि आपको जो उसमें से ग्रुपिंग करनी होगी, ग्रुप में बांटना होगा। ठीक है, सैंपल को फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आप आदमी और औरत देखना चाहते हो कि हमारे देश में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, आप मैन और वुमेन को रख दोगे एक साइड पे, वो बन गया ग्रुप। ठीक है, वो बन गया ग्रुप। अब आप उस ग्रुप में से एक एक यूनिट उठा लोगे सैंपल के लिए। अब आपने अपना जो डाटा था उसको 2 भागों में बांट दिया है, एक आदमी में, एक औरत में। आप एक आदमी से सैंपल लोगे, एक औरत में से सैंपल को उठाओगे। ठीक है, यानी कि उसे बोलते हैं स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग। यानी कि आपका जो डाटा है, आपका जो सैम्पलिंग है, आपको 2 ग्रुप में बांटना होगा। उस ग्रुप में से हर एक यूनिट में से आपको एक चीज़ को उठाना होगा। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को हम कहते हैं कि जब हम अपने डाटा को, अपने जो पॉपुलेशन को, अपने डाटा को ग्रुप में बांट दें और उस ग्रुप में से एक एक यूनिट को उठाना है। यहाँ पे पूरा ग्रुप नहीं लेना, सिर्फ ग्रुप में से एक एक चीज़ को टेस्ट करना है। तो नेक्स्ट है क्लस्टर और ब्लॉक सैम्पलिंग। In cluster sampling, the total population are divided into number of relatively small subdivision which cluster are still smaller unit. अब देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है। देख रहे हैं स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर एक तरह से मानी जाती है, पर ये थोड़ा सा अंतर है। देखिए जहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में से 2 चीज़ों को ग्रुप में बांट के उनमें से एक एक चीज़ को उठा रहे थे, अब क्लस्टर सैम्पलिंग में यहाँ पे उल्टा है। हमें अपनी जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो अपना डाटा है, उसको सब डिवीज़न में बांटना है। ठीक है, तो उसमें से पूरा का पूरा यूनिट ही हमें उठाना है। स्ट्रैटिफाई में हमने मैन और वुमेन में बांटा था, वहाँ पे हमने एक एक चीज़ उठाई थी, एक मैन एक वुमेन। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा यूनिट उठा लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगा, हमें जैसे स्कूल है, कोई कॉलेज है, ठीक है, तो कोई यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग बात करें तो हम जैसे अगर हम स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग के ऊपर की बात करें तो जैसे हम स्कूल कॉलेज की एग्जांपल हैं, तो वहाँ पे हम स्कूल या कॉलेज की एक एक क्लास को उठाएंगे कि इसकी यानी कि यहाँ पे क्लास कैसी है, तो यहाँ पे क्लास कैसी है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में एक एक क्लास उठा रहे हैं, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना होगा। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, जब हम अपने डाटा को किसी ग्रुप में बांटते हैं तो हमें उस पूरे ही ग्रुप को टेस्ट करना होता है। ठीक है, इसमें पूरा ग्रुप आ जाएगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पूरे ग्रुप में से एक यूनिट उठाना होता था, तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हमें पूरा का पूरा यूनिट को निकालना होता है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कैरिड आउट थ्रू स्टेजेस। एवरी स्टेजेस इज प्रिपेयर यूनिट वी रीच द अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट। देखिए इसमें क्या है कि जो सैम्पलिंग है वो
स्टेजेस से, यानी कि विभिन्न चरणों में से हर एक स्टेज में से की जाती है। यानी कि जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है कि हमें सैम्पलिंग टेस्ट करनी है, पर हर एक स्टेज में से, जैसे हमने पहले सैंपल टेस्ट किया, फिर उसके बाद दूसरा चरण गए, दूसरे स्टेज पे गए, हमने फिर से वहाँ पे सैम्पलिंग की, यानी कि जितनी स्टेजेस हम बढ़ते जाएंगे उतने सैंपल को है बार बार टेस्ट करते जाएंगे। और इसमें क्या है कि एवरी स्टेजेस इज़ रिपीटेड यूनिट वी रीच द अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट। इसमें क्या है कि हर एक स्टेज में से जो यूनिट है वो रिपीट होते जाएंगे बार बार, ठीक है, जिससे हम क्या है एक अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमने जब सैंपल टेस्ट करना था तो हम हर एक स्टेज में से कुछ ना कुछ सैंपल उठा के चल रहे थे, तो ऐसे करते करते हमें एक अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट हमारे पास इकट्ठा हो गए। जैसे हमने कोई टेस्ट किया तो हमने पहली स्टेज में एक सैंपल लिया, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में हमने 4-5 स्टेज में से 4-5 सैंपल इकट्ठा कर लिए, तो हमें एक उसमें से एक अल्टीमेट, एक अलग से जो हमें है वो सैंपल यूनिट हमारे पास जो है इकट्ठा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो फ्रेंड्स देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, ठीक है। इसमें पहले आता है कि जजमेंट सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग आइटम्स सैम्पल आर सेलेक्टेड डेलिबरेटली और पर्सनल जजमेंट बाय रिसर्चर। यानी कि जजमेंट सैम्पलिंग कौन सी है, जिसमें जो एक रिसर्चर है, ठीक है, यानी कि इसमें जो सैम्पलिंग आइटम्स हैं, जो सैंपल निकाले जाते हैं, वो रिसर्चर के पर्सनल जजमेंट पे आधारित हैं। यानी कि जजमेंट सैम्पलिंग में क्या है कि कौन कौन सा सैंपल जो यूज़ करना है सैम्पलिंग में, वो किसकी जजमेंट पे होता है, वो होता है, डिपेंड करता है रिसर्चर की जजमेंट पे। जब यानी कि कोई एक रिसर्चर है जिसने कोई रिसर्च की है, तो वह जजमेंट करे कि ये सैंपल सही रहेगा टेस्ट करने के लिए, तो उसे कहते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर्स आर असाइंड डेफिनेट कोटास अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। दे आर इंस्ट्रक्टेड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर टू फिल इन ईच कोटा। देखिए फ्रेंड्स, कोटा सैम्पलिंग क्या है। कोटा सैम्पलिंग में भी फ्रेंड्स, जैसे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में जैसे हम अपने जो पॉपुलेशन है उसको ग्रुप में डिवाइड करते थे, तो इसमें भी कोटा सैम्पलिंग में भी हमें जो पॉपुलेशन है उसको हमें ग्रुप में डिवाइड करना होगा। ठीक है, यानी कि जब हमें सैंपल टेस्ट करना है तो हमें उनको ग्रुप में डिवाइड करना होगा कोटा सैम्पलिंग में। पर इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते। कोटा सैम्पलिंग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी सैम्पलिंग ऐसी है जिसमें हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, तो वो कोटा सैम्पलिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोटा सैम्पलिंग में देखिए कि आपको सिर्फ एक कोटा को के बारे में जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आपको पता करना है कि हमारे देश में कितने गरीब हैं और कितने बेरोज़गार हैं, ठीक है, तो आप उसके 2 ग्रुप बना दोगे, गरीब के और बेरोज़गार के। तो आप अब, ठीक है, आपको अब या तो गरीब के बारे में पता चलेगा, जनसंख्या के बारे में गरीबों की, या बेरोज़गार की पता चलेगा। यानी कि अगर आप गरीब कोटा की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ उसके बारे में पता चलेगा, तो आप बेरोज़गारी कोटे के बारे में पता नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी कि ग्रुप के बारे में पता नहीं कर पाओगे। जब आप बेरोज़गारी ग्रुप की तरफ जाओगे तो आपको गरीब का नहीं पता चलेगा। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि आपको, अगर इसमें आपको एक ही कोटा जो है सैंपल के तौर पर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि यानी कि आपको अगर आप एक चीज़ को पकड़ते हो तो दूसरी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही कोटे के बारे में पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग is generally used when it is difficult to identify the desired population. फ्रेंड्स, स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम चेन सैम्पलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, चेन सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग एक ही बात है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कब यूज़ की जाती है कि जब डिफ़िकल्टी हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो। कब समस्या हो, जब हमें कोई चीज़ को टेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा वो मुश्किल हो। यानी कि जैसे जो हमारा पॉपुलेशन है, यानी कि जो हमारा जो डाटा है, ठीक है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो हमारा सैंपल है वो कैसा रहेगा कैसा नहीं। यानी कि जो चीज़ मुश्किल हो फिर भी उसको टेस्ट करना है, तो वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर। आपका मैं एग्जांपल देता हूँ स्नोबॉल सैम्पलिंग का। देखिए, अब इसमें है क्या कि आपको एक चीज़ के बारे में पता लगाना है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो आपने एक व्यक्ति से मिले, आप एक पर्सन से मिले, उस पर्सन से मिल के आप आगे आगे और व्यक्ति से, पर्सन से जुड़ते गए। ठीक है,
तो वो हो गया। देखिए फॉर एग्जांपल एक जय हो पिक्चर आई थी सलमान खान की, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब वो किसी का कोई जैसे किसी की हेल्प करते थे तो कहते थे कि नहीं आप थैंक यू मत बोलो, आप आगे 3 जनों की मदद करो कि जिससे उनको भी कहना कि आगे वो 3 लोगों की मदद करे, जिससे क्या एक चेन बनेगी, है ना। तो उनका मकसद क्या था कि ऐसे चेन करते करते हम पूरे इंडिया में एक चेन बना दें जो लोगों की हेल्प कर सके। तो वैसे हम अगर चाहें वहाँ पे जाके देखें तो लोग कहें कि हाँ एक दूसरे की मदद करो, तो वो तो है मुश्किल। अब हमें देखना है कि हम पूरे ही मतलब कि जो लोग हैं एक दूसरे की मदद करें, तो कैसे होगा, वो एक पर्सन से स्टार्ट होगा। यानी कि पहले आप किसी एक की हेल्प करोगे, फिर आगे 3 जनों को हेल्प करने के लिए, फिर करते करते एक चेन बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सेम एग्जांपल सेम आपको मैं ऐसी स्नोबॉल सैम्पलिंग पे लेके जाऊंगा अभी। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे है कि आपको कोई चीज़ करनी है तो वह है बहुत डिफ़िकल्ट, पर आप एक सब्जेक्ट को पकड़ के तो धीरे धीरे अपने वो जो आप चाहते हो उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को पा भी लिया है, तो वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर। यानी कि जो आपको चीज़ मुश्किल थी लग रही थी, वो आपको इकट्ठी करनी थी, बहुत मुश्किल थी, तो आपने वो एक सब्जेक्ट को पकड़ के अपनी वो चीज़ों को स्टेज बाय स्टेज जो है वो कलेक्ट कर लिया है, तो वो होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखिए नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। Entire population is arranged in particular order. It is mixed sampling because partially probability and not probability nature। देखिए इसमें क्या है कि जो इंटायर पॉपुलेशन है, ठीक है, जो इंटायर जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा जो रिसर्च का वर्क है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बटा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। यानी कि जो हमारा रिसर्च का जो वर्क है, मान के चलिए, अब आपको एक सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा। देखिए जैसे जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है, उसके 10 यूनिट हैं। तो हम सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे जो 10 के 10 यूनिट हैं, जैसे टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, ये ऐसे 10 के 10 यूनिट हैं। तो हमें ये पता है कि हमें हर एक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन एक यूनिट से, तो टोटल हो गए 10 यूनिट के 50 क्वेश्चन। तो ठीक है, उसमें होगा क्या कि पहले हम टीचिंग को सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, जब टीचिंग ख़त्म हो जाएगा फिर हम रिसर्च को करेंगे, ऐसे करते करते हम 10 के 10 यूनिट कवर कर लेंगे। तो वो क्या है, सिस्टमेटिक वे से हम करेंगे। ये तो है नहीं एक लेक्चर रिसर्च का, 2 लेक्चर टीचिंग के, फिर करते करते वो हमें पता नहीं चला। तो यानी कि जो चीज़ें हम सिस्टमेटिक वे से सैंपल को लें तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सैंपल तो लेना ही है टेस्ट करने के लिए, पर हम सिस्टमेटिक वे से करते हैं। ठीक है, तो अब आ रही आती है एरर की। तो फ्रेंड देखिए एरर 2 तरह का होता है। सो देखिए अब बारी है टाइप्स ऑफ एरर्स की। सो देखिए हमारे पास 2 टाइप्स के एरर होते हैं। पहला होता है सैम्पलिंग एरर, दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। तो देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में ये एरर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप रिसर्च करते हैं आपका पता होना चाहिए कि जो आपकी रिसर्च है वो कितनी ज़्यादा कारगर है, कितनी ज़्यादा सटीक है, कितनी ज़्यादा करेक्ट है। तो आप कैसे जानेंगे, तो आप वो जानेंगे इससे। तो देखिए अगर आपको एरर्स पता करने हैं कि जो आपकी रिसर्च हो चुकी है उसमें एरर्स क्या है, कहाँ पे है, तो आपको वो जानने ज़रूरी हैं। तो उसमें देखिए 2 तरह के एरर्स हैं, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे सैम्पलिंग एरर की। सो देखिए सैम्पलिंग एरर होता क्या है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि मीनिंग सैम्पलिंग एरर इज ए टाइप ऑफ एरर अकर्स ड्यू टू द सैम्पल selected does not perfectly represent the population। देखिए पॉपुलेशन का यहाँ पे मतलब क्या है, जो आपकी एंटायर रिसर्च है वो होती है पॉपुलेशन। मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर दिया है ना, आपने पूरी रिसर्च कंप्लीट कर दी, तो वो पूरी इंटायर रिसर्च होती है, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। सो देखिए आपको चेक करना है कि जो आपने रिसर्च की है तो वो कितनी सही है। तो आप कैसे करेंगे, आप उसका सैंपल क्रिएट करेंगे, सैंपल लेंगे। जैसे आप देखेंगे कई आप अगर आपको कोई बुक खरीदनी है, जैसे मान लीजिए आप अमेज़ोन से कोई बुक खरीदते हैं, है ना, तो कहीं से भी आप कोई बुक लेते हैं या कुछ लेते हैं तो पहले आपको उसका सैंपल दिखाया जाता है ना। जैसे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ हमने जो आप बुक लेने जा रहे हैं उसका सैंपल चेक कर सकते हैं थोड़े पेजेस का। जैसे मान लीजिए 500 पेज की बुक है, अब 20 पेज का 25 पेज का आपका सैंपल दिख जाए तो आपको उसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो ऐसे ही सेम रिसर्च है, मान लीजिए कि आपको जो आपने रिसर्च कर ली है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है वो सैंपल से पता चलेगा। जैसे कोई मूवी आती है ना,
3 घंटे की मूवी है, उसका 2 मिनट का या 3 मिनट का ट्रेलर आपको पता चल जाएगा कि मूवी किस प्रकार की होने वाली है। सेम ऐसे ही जो आपके रिसर्च है, तो सेम ऐसे ही आपको पता चलेगा सैंपल से कि आपके जो रिसर्च है वो कैसी है। तो रिसर्च को बोलते हैं यहाँ पे, जो आपका वर्क हो चुका है रिसर्च के ऊपर, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। तो उसे देखिए, जब आप सैंपल निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपने रिसर्च वर्क कर लिया, जब आप उससे एक सैंपल निकालेंगे टेस्ट करने के लिए, तो जब हम सैंपल निकालने में गड़बड़ी कर देते हैं तो उसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। मान लीजिए आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हुई है, मान लीजिए कि आपने 1 लाख लोगों के ऊपर, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं ना, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मोटे हैं, पतले हैं, है ना, ऐसे डिफरेंट टाइप के पीपल हैं। तो आपने 1 लाख लोगों को लिया, आपने उसके ऊपर रिसर्च किया, लेकिन जब आपने सैंपल निकाला, आपने सिर्फ बच्चों को और औरतों को ऐड कर लिया, बाकी बंदों को ऐड नहीं किया। तो उससे क्या है कि जो आपका सैंपल होगा उसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि देखिए आपको हर एक पार्ट में हर एक टाइप के आपको ऐड करने हैं कि ताकि आपका जो सैंपल है वो अच्छे से हो जाए। जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप सैंपल निकालने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। सैंपल सेलेक्ट करने में आप गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि सैंपल सेलेक्ट डज नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, यानी कि आपने वो सैंपल निकाला जो आपकी पॉपुलेशन से, यानी कि जो आपके रिसर्च वर्क से मैच नहीं किया, परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया, तो उसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। सो देखिए, एन एरर अकर ड्यू टू सोर्सेज अदर देन सैम्पलिंग वाइल कंडक्टिंग सर्वे एक्टिविटीज इन नॉन एज नॉन सैम्पलिंग एरर। सो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ये तो देख लिया, अब देखिए जो एरर, जैसे मान लीजिए जो नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि जैसे आपने डाटा इकट्ठा किया, लेकिन जो डाटा इकट्ठा किया उसमें गड़बड़ी होगी, वो हो गया नॉन सैम्पलिंग। तो अकर्स ओनली व्हेन सैम्पल इज सिलेक्टेड। सो देखिए, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि सैम्पलिंग एरर होता क्या है कि जब आपने अपने रिसर्च वर्क को डन कर दिया, उसमें जो आपने सैंपल निकाला और उसे टेस्ट किया कि आपने रिसर्च कितना अच्छे से किया है, जब उसमें गड़बड़ी हो जाए, वो अच्छे से रिप्रेजेंट ना करे आपके रिसर्च को, सो उसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। सो इसकी आगे जाकर टाइप्स देख लेते हैं। देखिए टाइप्स क्या है सैम्पलिंग एरर के, तो देखिए यहाँ पे है पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। देखिए कब होती है, हैपन्स व्हेन द एनल्ट्स डू नॉट अंडरस्टैंड हु टू सर्वे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सर्वे ऑफ ब्रेकफास्ट सीरियल्स, द पॉपुलेशन कैन बी द मदर, चिल्ड्रन और द इंटायर फैमिली। सो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर है। जैसे मान लीजिए आपने कोई रिसर्च की, देखिए पहली बात क्या है सैम्पलिंग एरर में, ये होती है पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। जैसे मान लीजिए ये कब होती है, जब ये अंडरस्टैंड ना हो पाए सर्वे में कि हुआ क्या है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे एक सर्वे है ब्रेकफास्ट के ऊपर। सो देखिए इसमें क्या है, इसमें मदर, चिल्ड्रन और इंटायर फैमिली आती है, ठीक है। अगर वो अच्छे से रिप्रेजेंट ना हो पाए तो उसमें क्या है, वो पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर होता है। क्योंकि देखिए अगर हम कहें कि ब्रेकफास्ट की बात करें, ब्रेकफास्ट में सबको क्या क्या पसंद है, सबकी अलग अलग चॉइस होगी, है ना। तो लेकिन हम ऐसा सैंपल उठा ले, ऐसी चीज़ उठा ले जो किसी को रिप्रेजेंट ही ना करे, तो उसका क्या फ़ायदा। सो नेक्स्ट है सिलेक्शन एरर। देखिए occurs when response survey participation is self-selected, imply only those who are interested respond. Selection error can be reduced by encouraging participation. So देखिए सिलेक्शन एरर क्या है, ये कब होता है, जब रिस्पॉन्ड यानी कि जो सर्वे पार्टिसिपेशन है वो हम खुद से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम खुद से सिलेक्ट करते हैं। इम्प्लाई ओनली दोज आर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्ड। देखिए जब हम मान लीजिए सिलेक्शन एरर क्या है, जब हमने खुद से सर्वे किया, अपनी मर्जी से सर्वे किया, है ना, अपनी मर्जी से सर्वे किया, अपने चॉइस के लोगों के ऊपर किया। हम मान लीजिए वहाँ पे चले गए कि जो लोग सिर्फ पॉजिटिव है, उसमें नेगेटिव नहीं है, तो उससे देखिए जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हम देश में जैसे इलेक्शन होते हैं, हम कहते हैं कि हम हर एक पास से जाएंगे। अगर हम मान लीजिए पॉजिटिव लोगों के पास जाएँ, है ना, जो सरकार की बुराई ना करे, तो उससे क्या है, हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, उससे हमारा रिजल्ट जो है वो गलत निकलेगा। हम कह नहीं सकते कि आगे वाली पार्टी ये जीतेगी। उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के अगर आप लोगों के पास जाएंगे, वो अपना अपना ओपिनियन रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस बार क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन एरर है कि आपको कहाँ पे
अब जाना है कहाँ पे नहीं, यानी कि आप अपनी मर्जी से देखिए, जब अपने लिए जब आप सर्वे करते हैं, अपनी मर्जी से पार्टिसिपेशन होता है, वो होता है सिलेक्शन एरर। अब देखिए मान लीजिए कि सिलेक्शन एरर, मान लीजिए कि ऐसा हो कि इसमें हर एक तरह के पार्टिसिपेट कर पाए, तो उसमें क्या है, एक अलग तरीके का रिसर्च होके निकलेगा। ठीक है, इसे कैसे रिड्यूस किया जाता है सिलेक्शन एरर को, अगर पार्टिसिपेशन इनकरेज किया जाए। मान लीजिए हम 100 लोगों के पास जाएं, उनका अपना ओपिनियन अलग होगा, लेकिन जब हम 10,000 लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो उससे हमें एक अच्छा ओपिनियन मिलेगा, तो उससे हम एक अच्छा रिसर्च वर्क कह सकते हैं। सो ये है सिलेक्शन एरर। नेक्स्ट है सैम्पल फ्रेम एरर। सैम्पल फ्रेम एरर क्या है, देखिए, अकर्स व्हेन ए सैम्पल इज सिलेक्टेड फ्रॉम रॉन्ग पॉपुलेशन डाटा। ठीक है, देखिए सैम्पल फ्रेम एरर क्या है, जब हमने सैंपल निकाला किससे, रॉन्ग पॉपुलेशन डाटा से, हमारे पास डाटा ही गलत है। हमें पता है कि इंडिया की जो आबादी है वो 130 करोड़ है, लेकिन हमारे पास जो रिसर्च वर्क है उसमें सिर्फ 80 करोड़ है। हमें 80 करोड़ में से सैंपल निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसमें से इतने चिल्ड्रन हैं, इतने बूढ़े, इतने जवान हैं, इतने वर्क कर रहे हैं, है ना, जबकि कितना चाहिए 130 करोड़। तो हमारे पास क्या है, डाटा ही गलत है ना, तो उससे हम क्या सैंपल निकालेंगे, क्या रिसर्च करेंगे। सो नेक्स्ट है नो रिस्पॉन्स एरर। देखिए कब होता है, व्हेन ए यूजफुल रिस्पॉन्स इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द सर्वे। यानी कि देखिए जब एक यूजफुल रिस्पॉन्स नहीं निकलता सर्वे से, इट मे हैपन ड्यू टू द इनएबिलिटी टू कॉन्टैक्ट पोटेंशियल रेस्पोंडेंट और देयर रिफ्यूज़ल टू रिस्पॉन्ड। देखिए नॉन रिस्पॉन्स क्या है, जब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च किया है ना, तो हमें कुछ रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। वहाँ पे देखिए हमने सर्वे करना है, लेकिन हमें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा आगे से, तो हम इसके ऊपर क्या रिसर्च करेंगे, इनकी किसी से आगे रिस्पॉन्स ना मिले, है ना, वो होता है नॉन रिस्पॉन्स एरर। सो अब हम बात करेंगे कि सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, हाउ टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर। देखिए सैम्पलिंग एरर में क्या है, देखिए सैम्पलिंग एरर में होता क्या है कि ये गलत क्यों होता है, जब हम समाल या अनडाइवर्स सैंपल को निकालते हैं। ठीक है, समाल या अनडाइवर्स सैंपल, देखिए हमारे पास मान लीजिए 1 लाख लोगों का डाटा है, लेकिन हमने सिर्फ 500 लोगों का डाटा लिया सैंपल के तौर पे, तो ये क्या है, ये सबसे छोटा सैंपल हो गया, इससे कुछ रिप्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उससे इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें बिगर और मोर डाइवर्स सैंपल लेना है। 1 लाख में से ऐसा नहीं कि हमने 70,000 लोगों का सैंपल ले लिया तो फ़र्क नहीं कुछ बचा। हमें क्या है, ऐसा सैंपल निकालना है कि जो सैंपल ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, जिससे क्या है हम इजीली चीज़ों को जस्टिफाई कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। सो देखिए, इंक्रीज द सैंपल साइज डूइंग सो वेल yield a more accurate result since the study would be closer to the true population size। मतलब कि जो आपका रिसर्च वर्क है, जो आपका ट्रू पॉपुलेशन साइज है, अगर आपको उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंचना है, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट वहां पे देना है, तो यहाँ पे क्या है, सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। छोटे से सैंपल से कुछ भी नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई बुक है जो 500 पेज की है, अगर आप 2 पेज का सैंपल देते हैं तो उसे कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो उससे क्या है, अगर आप 50 पेज का सैंपल देते हैं तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है, देखिए स्प्लिट द पॉपुलेशन इन स्मॉलर ग्रुप। अब देखिए जो आपका रिसर्च डाटा है, आप उसे स्मॉलर ग्रुप्स में बांटिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटिए, है ना। तो उससे क्या है, अगर आप ग्रुप्स में बांटेंगे, हर एक ग्रुप से अगर आप सैंपल निकालेंगे तो आपका बहुत अच्छे से आपका रिसर्च वर्क सामने निकल के आएगा। देखिए यूज़ रैंडम सैम्पलिंग, आपको रैंडम सैम्पलिंग निकालनी है, यानी कि आपको बिना देखे बिना सोचे समझे आपको चीज़ निकालनी है कि ताकि आप उसे जस्टिफाई कर पाएँ। अगर आप सोच समझ के सैंपल निकालेंगे तो आपको पता है कि आपकी कहाँ पे गलती है, कहाँ पे नहीं है ना, वो चीज़। तो रैंडम सैम्पलिंग निकालिए। सो देखिए, कीप टैप्स ऑन योर टारगेट, आपका जो टारगेट है उसी के ऊपर ध्यान होना चाहिए। सो ये था सैम्पलिंग एरर। सो नेक्स्ट है नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें गलती हो जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन है, जैसे हमारा रिसर्च वर्क है, देखिए आपको यहाँ पे एक ही तरह की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जब मैंने सैंपल निकाला, देखिए यहाँ पे क्या है,
अननेसेसरी चीज़ें भी आ गई, ठीक है। देखिए ये वाली चीज़ें, ये सैम्पल, ये पॉपुलेशन में है ही नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आ गई, तो इससे क्या है, हमारा वैसे ही जो रिसर्च वर्क है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो देखिए, नॉन सैम्पलिंग एरर रेफर्स टू एन एरर दैट अराइज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ डाटा कलेक्शन विच कॉज द डाटा टू डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यूज। देखिए, जब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, तब आता है जब आपने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, डाटा कलेक्शन किया, तो जो डाटा आपने कलेक्ट किया वो आपके रिसर्च वर्क से मैच नहीं करता, उसमें अननेसेसरी चीज़ें हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने देखना है कि इंडिया में इस बार कितनी आबादी है ना, कितनी आबादी, हमने मान लीजिए हमने देखना है कितनी 130 करोड़ की आबादी है। मान लीजिए यहाँ पे फॉरेनर घूमने के लिए आते हैं, हम उनको भी काउंट कर ले बीच में, है ना, हम कह दें कि 140 करोड़ हो गया, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि देखिए वो तो हमारे देश की है ही नहीं है ना। तो वो चीज़ है, तो वो क्या है, हमारा डाटा कलेक्शन गलत हो जाएगा। अगर हम किसी और देश के नागरिक को जोड़ते हैं, वो डाटा कलेक्शन ही गलत हो जाएगा। इसलिए जब आप डाटा कलेक्शन करते हैं तो वो डिफरेंट होता है आपके रिसर्च वर्क से, आपके पॉपुलेशन से। इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम सैम्पलिंग एरर विच इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल वैल्यू एंड द यूनिवर्सल वैल्यू दैट में रिजल्ट फ्रॉम ए लिमिटेड सैम्पल साइज। देखिए, ये सैम्पलिंग एरर से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ये डिफरेंट है सैम्पल वैल्यू से और यूनिवर्सल वैल्यू से, ठीक है, जो है लिमिटेड सैम्पलिंग साइज से। यहाँ पे सिंपल एक ही बात है कि जब भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा कलेक्शन से अननेसेसरी चीज़ें जो जुड़ जाती हैं, तो उससे निकलता है नॉन सैम्पलिंग एरर। देखिए, नॉन सैम्पलिंग एरर आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सर्वे इंक्लूडिंग सेंसस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। देखिए, नॉन सैम्पलिंग एरर जो है उसमें सभी तरह के सर्वे आ जाते हैं, ठीक है, सेंसस आ जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा आ जाता है। ए नॉन सैम्पलिंग एरर इज द टर्म यूज टू स्टैटिक्स दैट रेफर्स टू एन एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन कॉजिंग द डाटा टू डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यूज। यानी कि जो आपके पास ट्रू वैल्यूज़ हैं, जो एक्चुअली होनी चाहिए, और जो आपका डाटा है, जो आपका सैंपल है, वो अलग हो उससे। आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन कुछ और है, यहाँ पे सैंपल कुछ और है ना, वो चीज़ें। वो चीज़ें, तो उससे क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर होता है। नॉन सैम्पलिंग एरर रेफर टू आइदर रैंडम और सिस्टमैटिक एरर एंड दीज एरर कैन बी चैलेंजिंग टू द स्पॉट इन ए सर्वे सैंपल और सेंसस। अब देखिए, नॉन सैम्पलिंग एरर होगा तो इससे क्या है, सर्वे में, सैंपल में और सेंसस में हमेशा ही गड़बड़ी होगी, हम एक अच्छे और सटीक रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए इनका दूर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर। अब देखिए, नॉन सैम्पलिंग एरर के टाइप्स क्या है, देखिए यहाँ पे पहला है नॉन रिस्पॉन्स एरर, ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स एरर आ गया। ए नॉन रिस्पॉन्स एरर इज कॉज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन द पीपल who choose to participate compared to the people who do not participate in given survey. In other words, it exists when people are given the option to participate but choose not to. Therefore, their survey result are not incorporated into the data. देखिए, नॉन रिस्पॉन्स क्या है, जब आपने रिसर्च करने के लिए लोगों को चॉइस दिया कि आप सर्वे में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ चॉइस नहीं किया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो क्या है, वो नॉन रिस्पॉन्स एरर। अगर आप किसी चीज़ के बारे में किसी से पूछना चाहते हैं, आपको सामने से रिस्पॉन्स ना मिले, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्स एरर। ये तब होता है जब डिफरेंसेस होते हैं पीपल के बीच में, लोगों के बीच में, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं, तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए। तो देखिए, मेजरमेंट एरर। देखिए, मेजरमेंट एरर रेफर्स टू ऑल एरर्स relating to the measurement of each sampling unit as opposed to the error relating to how they were selected. देखिए, मेजरमेंट एरर क्या है, जब देखिए ये एरर तब आता है जब आपने हर एक यूनिट का मेजरमेंट किया, ठीक है, और जो आपके पास जो आपने सेलेक्ट किया है और वो उससे उलट है, यानी कि देखिए, ईच जो सैम्पलिंग यूनिट है, आपने हर एक तरह के यहाँ पे सैंपल निकाल लिए हैं, ठीक है, जब आपने मेजरमेंट किया, उसका हर एक यूनिट का मेजरमेंट किया,
तो जो आपने मेजरमेंट किया चीज़ें उससे उलट होगी, जो आपने सेलेक्ट किया चीज़ें उससे उलट हैं, आपने सेलेक्ट कुछ और किया निकल कुछ और आया, तो वो क्या है, मेजरमेंट एरर है। आपने देखिए मान लीजिए 500 बुक की पेज है, हर एक यूनिट में से आपने 20-20 पेज का सैंपल निकालना है, लेकिन वहाँ पे आपने किसी का 30 का निकाल लिया, किसी का 2 पेज का निकाल लिया, किसी का 4 पेज का, तो वो क्या है, उससे उलट हो गया। तो क्या है, मेजरमेंट एरर एक जैसा नहीं आया। द एरर ऑफ्टन अराइज व्हेन दे आर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लो क्वालिटी डाटा ड्यू टू सैम्पलिंग फैटिग्यू एंड लो क्वालिटी मेजरमेंट टूल। ये तब होता है जब लो क्वालिटी मेजरमेंट टूल हो, ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो, लो क्वालिटी डाटा हो। इस बार मान लीजिए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखिए कितने क्वेश्चन अच्छे थे कितने बेकार थे, आपको ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए हर एक स्टूडेंट का अपना अपना ओपिनियन है। कुछ कहेंगे शिफ्ट 1 के मुश्किल थे, शिफ्ट 2 के आसान थे, कुछ कहेंगे शिफ्ट 2 के मुश्किल थे, शिफ्ट 1 के आसान थे। तो इससे क्या है, कुछ मेजरमेंट हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है इंटरव्यू एरर। देखिए इंटरव्यूअर एरर अकर्स व्हेन द इंटरव्यूअर मेक्स एन एरर व्हेन रिकॉर्डिंग ए रिस्पॉन्स। देखिए इंटरव्यूअर एरर कब होता है, जब इंटरव्यूअर लेने वाला इंटरव्यूअर एरर कर देता है जो रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने में। उसमें मान लीजिए इंटरव्यू लिया, कितने जाने को इंटरव्यू लिया, लेकिन उसने गड़बड़ी कर दी, है ना, वहीं पे डाटा को रिकॉर्ड रखने में ही, तो वहाँ पे क्या है, इंटरव्यू एरर। इन क्वालिटेटिव रिसर्च एन इंटरव्यूअर may lead to respond to answer a certain way. In quantitative research, an interviewer may ask the question differently which leads to different result. अब देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, जब इंटरव्यूअर रिस्पॉन्ड करता है आंसर का एक सर्टन वे में, एक सर्टन वे में उसका जो आंसर को रिस्पॉन्ड करेगा क्वालिटेटिव में। जब क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो देखिए वो क्वेश्चन अलग पूछेगा, यानी कि जब इंटरव्यूअर है अगर क्वालिटेटिव रिसर्च देखनी है कि उसने कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे, तो आपका वो एक अलग वे होगा इंटरव्यूअर का। हम देखते हैं ना यूपीएससी का इंटरव्यू हो गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछे, वो क्वालिटी क्वेश्चन हो गए। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका रिजल्ट डिफरेंस होगा। वो कहेंगे 10 क्वेश्चन पूछे बहुत मुश्किल थे, वो क्या है, क्वांटिटेटिव, उसमें मैथ्स आ गया, 10 क्वेश्चन 10 मैंने क्वांटिटेटिव। ये क्वेश्चन पूछा क्वालिटी वाइज, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो डिफरेंस है, सब सोचने में मजबूर हो गए, वो क्या है, क्वालिटेटिव, है ना, वो चीज़ें। तो उसमें क्या है, एरर आ गया, पूछा कुछ और बताया कुछ और। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एरर, यानी कि देखिए एन एडजस्टमेंट एरर डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर द एनालिसिस ऑफ डाटा एडजस्ट इट सो दैट इज नॉट इंटायरली एक्यूरेट। Forms of adjustment error include error with weighting of the data cleaning and imputation। अब देखिए ये डाटा कब होता है, एडजस्टमेंट एरर कब होता है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें जो एनालिसिस है डाटा का, ठीक है, वो अच्छा ना हो, वो एक्यूरेट ना हो, तो उसमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना। आपने डाटा मान लीजिए निकाल लिया, बहुत मुश्किल से सैंपल निकाला, लेकिन आपको पता चला कि वो तो सैंपल है ही ख़राब है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो आप वहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या है, एडजस्टमेंट एरर। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग एरर। देखिए प्रोसेसिंग एरर क्या है, ए प्रोसेसिंग एरर arise when there is a problem with processing the data that cause an error of some kind. An example will be if the data were entered incorrectly or if the data file is corrupt। ठीक है, प्रोसेसिंग एरर क्या है कि जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है प्रोसेस करने में। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर के पास बैठे हैं, आपने कुछ फाइल खोली, आपने पीडीएफ ओपन की, लेकिन वो ओपन हो ही नहीं रही है, वो प्रोसेस हो ही नहीं रही है ना, तो क्या है, वो प्रोसेसिंग एरर है। ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, डाटा को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम है। सो एग्जांपल क्या है यहाँ पे, देखिए जब डाटा जो है वो पूरा इनकरेक्टली हो या फाइल करप्ट हो चुकी हो, है ना, जब आपने मान लीजिए वर्ड फाइल है, पीडीएफ फाइल आप ओपन कर रहे हैं, ओपन हो ही नहीं रही है, वो क्या है, फाइल इनकरप्ट हो चुकी है, वो है प्रोसेसिंग एरर, वो चीज़। सो यह है टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर। सो नेक्स्ट है हाउ टू रिड्यूस नॉन सैम्पलिंग एरर। अब इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। सो देखिए रिड्यूसिंग नॉन सैम्पलिंग एरर इज़ नॉट एज इजली अचीव एज रिड्यूसिंग सैम्पलिंग एरर। अब देखिए नॉन सैम्पलिंग एरर को दूर करना
इतना आसान नहीं है जितना हम सैम्पलिंग एरर को कर सकते हैं। वे सैम्पलिंग एरर यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर बाय सिंपल इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज। अगर आपको देखिए सैम्पलिंग एरर को दूर करना है तो आपको सैम्पल साइज को इंक्रीज कर देंगे तो आपका सैम्पलिंग एरर हट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसे इतना आसान नहीं है करना नॉन सैम्पलिंग एरर को। इट विल नॉट वर्क फॉर नॉन सैम्पलिंग एरर। देखिए सेम जो आप सैम्पलिंग एरर में करते हैं वैसा सेम इसमें लागू नहीं होगा। विच इज़ ऑफ्टन वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट। अब देखिए जैसे सैम्पलिंग साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हम सैम्पलिंग एरर को दूर कर सकते हैं, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर में ये काम आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना और बहुत चीज़ को डिलीट या एलिमिनेट करना कि जो हमारा सैम्पल का सोर्स है। टू इफेक्टिवली रिड्यूस नॉन सैम्पलिंग एरर, केयरफुल कंसिडरेशन मस्ट बी टेकन बाय दोज डिज़ाइनिंग द स्टडी टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। अब देखिए जब भी आपको नॉन सैम्पलिंग एरर को इफेक्टिवली रिड्यूस करना है कि ताकि उसमें कोई गलती या एरर ना हो, तो आपको केयरफुली स्टार्टिंग से ही देखना होगा कि जो सैम्पल को डिज़ाइन कर रहे हैं या जो स्टडी आपकी हो रही है क्या वो सही है बिल्कुल। यानी कि जब आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया आपको साथ के साथ ध्यान देना है कि जो आपने किया है, रिसर्च कर लिया है या कर रहे हैं, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आप केयरफुल रहेंगे तो नॉन सैम्पलिंग एरर को तभी डिटेक्ट करके रिड्यूस किया जा सकता है। As such, a researcher may design a mechanism into the study to reduce the error while subsequently not reducing another error। अब देखिए जब भी रिसर्चर है अपनी रिसर्च को करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं, तो उसी के दौरान वो उसे दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए रिसर्चर में पे द इंडिविजुअल ए बोनस डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी ऑफ डाटा एंट्री, और they may film all interviews to ensure that the interviewer stays on topic and on scripts। अब देखिए मान लीजिए एक रिसर्चर है, वो इंडिविजुअल तौर के ऊपर, ठीक है, इंडिविजुअल तौर के ऊपर एक डाटा एंट्री के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, इंडिविजुअल तौर के ऊपर डाटा एंट्री के ऊपर डिपेंड है कि उसकी जो डाटा एंट्री है वो एक्यूरेट है, या वो जितने भी इंटरव्यू है उससे वो इंश्योर हो जाएगा कि जिसमें कहा गया है कि वो बिल्कुल सही है ना। जैसे मान लीजिए उसने किसी का इंटरव्यू देखा है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी है, आईएएस का एग्जामिनर ने देखा कि हाँ इस बार इतने सवाल पूछे गए थे, इतने बच्चों का इंटरव्यू हुआ, तो बहुत मुश्किल सवाल थे। वो क्या सवाल थे, है ना, उसे एक ने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो स्टार्टिंग से ही पता चलेगा। ऐसा नहीं हो कि एसएससी के सवाल बीच में आ गए, है ना, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। सो देखिए यहाँ पे सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ पे हम लास्ट में करेंगे सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर होता क्या है, आपको जस्ट एक रिवाइज हो जाएगा इसमें। तो देखिए ऑफ्टन सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर आर यूज्ड इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट बट देयर आर सम क्रूशियल डिफरेंस। अब देखिए जब भी सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर को एक ही मतलब समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। सो देखिए सैम्पलिंग एरर कैन अराइज इवन व्हेन नो अपेरेंट मिस्टेक बीन मेड, ठीक है। सैम्पलिंग एरर कब अराइज होता है, जब मिस्टेक यानी कि नो अपेरेंट मिस्टेक बीन मेड, यानी कि जब कोई मिस्टेक ना की गई हो तब सैम्पलिंग एरर हो सकता है। मान लीजिए आपने रिसर्च पूरा वर्क कर लिया है लेकिन आपको चेक करना है सैम्पल साइज़ को, तो आपने जब सैम्पल साइज़ चेक किया तो उसमें गलती निकल आई, तो उसे आप कैसे रिड्यूस करेंगे, सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करके। इसके अपोजिट देखें नॉन सैम्पलिंग एरर विच अराइज व्हेन ए मिस्टेक अकर, ठीक है। यानी कि सैम्पलिंग एरर में क्या है कि आपकी स्टार्टिंग में कोई गलती नहीं है, रिसर्च वर्क आपका ठीक है, लेकिन सैम्पल साइज़ को कलेक्ट करते ही आपकी गलती हो जाती है। लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, जब आपने स्टार्टिंग से ही डाटा कलेक्ट कर लिया, जब आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया वो स्टार्टिंग से ही गलती हो गई, तो वो है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर क्यों खतरनाक है, क्योंकि देखिए जब आपने डाटा कलेक्ट किया आपका पूरा रिसर्च वर्क खराब हो जाएगा। सैम्पलिंग एरर अकर व्हेन द सैंपल इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए सैम्पलिंग एरर कब होता है, जब जो आपका रिसर्च डाटा है ना, जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपका डाटा है, तो वो उसको रिप्रेजेंट ना ही करे। सैम्पल कुछ और है, रिसर्च वर्क कुछ और है, वो रिप्रेजेंट ना करे, है ना। बता आप रहे हैं आईएएस का एग्ज़ाम सैम्पल आपका है
यूजीसी नेट का, तो उसमें कहाँ पे आप कर पाएंगे, है ना। वेयर एज नॉन सैम्पलिंग एरर इज स्पेसिफिक टू सर्टेन स्टडी डिज़ाइन। जब देखिए नॉन सैम्पलिंग एरर कब होता है, जब स्टडी डिज़ाइन होती है ना, तो आपका स्टडी वे करने का तरीका, वो चीज़ जब आपने 1 लाख बंदों का, 1 लाख जो पर्सन है इंडिया में, मान लीजिए आपने उसका डाटा कलेक्ट किया, आपने बीच में जो फॉरेनर है उनको ऐड कर दिया, तो वो है स्टडी डिज़ाइन आपका करना था इंडियन पे, कर दिया आपने साथ में मिक्स करके। सो सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस ग्रेटली एज सैम्पल साइज इंक्रीज। सैम्पलिंग साइज को आप, सैम्पलिंग एरर को आप देखिए आप रिड्यूस कर सकते हैं सैम्पल साइज को इंक्रीज करके, लेकिन जब नॉन सैम्पलिंग एरर है उसे इससे नहीं किया जा सकता। उसे कैसे करेंगे हम, रिक्वायर्स मोर मैथडिकल प्रोसेस ऑफ रिड्यूस, ठीक है। यानी कि सैम्पलिंग एरर को हम सैम्पल साइज से इंक्रीज करके हटा सकते हैं, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को कब हटा सकते हैं, जब हमारा मेथड प्रोसेस अच्छा हो, हमारा डाटा कलेक्शन का अच्छा हो, है ना वो चीज़। सैम्पलिंग एरर्स इज ऑफ्टन कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स। देखिए जो सैम्पलिंग एरर है वो इंटरनल फैक्टर से निकलता है। इंटरनल फैक्टर मतलब आपका बस डाटा है, आपने सैंपल निकालने में गलती की, वहाँ से उसे आप ठीक भी कर सकते हैं। Whereas non-sampling error is caused by external factor, not entirely related to survey, study और census। देखिए सैम्पलिंग एरर कब होता है, जब आपका पॉपुलेशन, आपका रिसर्च वर्क में जो डन हो चुका है उससे निकालने में गड़बड़ी होती है। लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर कब आता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, जब आपने डाटा कलेक्शन किया, बाहर से डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको किसी ने डाटा गलत बता दिया, आपने ऐड किया, वो गलत हो गया, वो है नॉन सैम्पलिंग एरर। सो लास्ट में आपको मैं यही कहूँगा कि सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर तब होता है जब आपने अपना रिसर्च वर्क ख़त्म कर लिया, आपको टेस्ट करना है कि वो कितना सही है, आप उसमें से सैंपल निकालते हैं। अगर उसमें मान लीजिए कुछ आपको गलत लगता है, सैंपल साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उससे आप रिड्यूस कर सकते हैं वो चीज़। तो अगर नॉन सैम्पलिंग एरर इससे उलट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने रिसर्च की है, आपने डाटा गलत कलेक्ट कर लिया, आपको डाटा गलत बताया गया, उसे आपने रिसर्च कर ली, तो आपका पूरा रिसर्च वर्क ख़त्म हो सकता है, उसे रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो है नॉन सैम्पलिंग एरर। सो आपको मैंने अच्छे से यहाँ पे बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएगी। सो टेक केयर, जय हिंद।